जी, आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम आयोनिक रेडाई से। जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं आयोनिक रेडियस होता क्या है। आयोनिक रेडियस इज़ बेसिकली रेडियस है एक आयन का। जैसे कि हमने पहले एलिमेंट्स का जो है वो देखा है रेडियस, उसी तरह हम अब देख लेते हैं कि एक आयोनिक का आयन का रेडियस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या वो है क्या। बेसिकली आपको पता है दो तरह के आयन्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक होता है पॉजिटिव आयन और जो सेकंड नंबर है वो है नेगेटिव आयन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। पॉजिटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड एनायन। ओके, सो अब ये बात तो क्लियर होगी कि दो तरह के आयन हैं। अब उन आयन्स का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एलिमेंट है, जिस तरह हमारे पास सोडियम नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज अभी तक फ़िलहाल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इस एलिमेंट का रेडियस, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जब ये एक एलिमेंट से एक आयन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। ज़ाहिर है सोडियम के ऊपर पता है हमें कि ये पॉजिटिव आयन कैरी करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा। अब हुआ यूँ कि जब इसका रेडियस फाइंड आउट किया गया नॉर्मल एलिमेंट का, तो हमें पता चला इसका रेडियस 186 pm था, ठीक है। लेकिन जो सोडियम आयन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसका रेडियस इस रेडियस से कम हो गया। वो कितना हो गया, वो 95 pm हो गया। सही है। अब ये इसकी रीज़न देखनी है। अब ये जब आपको ये रीज़न पता चल जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगी असल लॉजिक पीछे क्या है। अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करती हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये सोडियम आयन का न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है या लॉस कर दिया है, ठीक है, जिसको भी जो भी किया उसने, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा, इसका शेल भी, यानी कि ये एक्स्ट्रा शेल है, तो ये भी क्या कर देगा, साइज डिक्रीज कर देगा। अब अगर मैं इसको फर्दर ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या रह गया पीछे, यानी कि ये रह गया। शेल सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल भी रिड्यूस हो गया। आप देख सकते हैं, आप रेडियस हमने देखा था न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसको हम रेडाई का नाम दे रहे हैं। अब तो रेडियस कम हो गया यहाँ पे। तो ये एक आयन है, लेकिन ये एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सोडियम का। तो यहाँ पर इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो हमने देखा है 186 pm है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 95 pm, ठीक है। अब आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। जब आप इस तरह डीप हिस्ट्री में जाके इसको स्टडी करते हो, समझते हो, तब ये चीज़ें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देख लेते हैं एनाइन के लिए क्या चीज़ है। यहाँ पर एनाइन में हमने एग्जाम्पल ली है क्लोरीन की, ठीक है। अब क्लोरीन की एग्जाम्पल लेने का मकसद यही है कि इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन एलिमेंट था से पहले, जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्लोरीन -1 बन गया, यानी कि इसके ऊपर एक चार्ज आ गया जो कि नेगेटिव है। अब इसने पहले इसके पास फॉर एग्जांपल ये शेल है इसका, ठीक है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके शेल में जो है वो क्या हो गया है, सॉरी, ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्लोरीन का जो शेल है वो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज कर गया है। वो कैसे इंक्रीज किया है, देखें। सबसे पहले तो ये था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस तरह पड़े हुए थे, तो इसका स्ट्रक्चर का जो रेडियस है वो आ रहा है 99 pm। लेकिन अब जब क्लोरीन आयन बन गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या है, इसका रेडियस वो 181 pm हो गया है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं
ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान रिपल्शन का फैक्टर जो है वो बढ़ गया है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज जो हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो नंबर ज़्यादा हो जाएंगे शेल में, तो वो एक दूसरे को परे परे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से जो उसका डायामीटर होगा, उसका शेल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका रेडियस भी इंक्रीज़ कर गया। पहले 99 था, अब क्या हो गया 181। आपने हमेशा यही याद रखना है कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं और जो ऊपर से नए इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनके दरमियान रिपल्शन होती है, और ये रिपल्शन क्या काज करती है, वो उसका ये रिज़ल्ट निकलता है कि वो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन आयोनिक रेडाई एंड इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस आपने देखा होगा कि KCl का अगर एक मॉलिक्यूल है K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पर दोनों, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक K का शेल है और ये है क्लोरीन का शेल है, ठीक है। तो अब इनके यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब इनके दरमियान यानी इंटर आयोनिक, इसको कहते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जो कि R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके दरमियान और आयोनिक रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन है। बेसिकली आयोनिक रेडियस जो है वो दोनों आयंस का रेडियस प्लस करने से, यानी R जो एनाइन है उसका रेडियस और R जो कैटाइन है उसका रेडियस जब हम प्लस करते हैं यानी दोनों को, ठीक है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आती है, वो हमारे पास इंटर आयोनिक डिस्टेंस आती है। इसी फार्मूले से उसने ढेर सारे एलिमेंट्स के, ढेर सारे आयंस के जो हैं वो रेडाई फाइंड आउट किए हैं। ये बेसिकली जो है पॉलिंग ने ये फर्स्टली डिटरमाइन किया था। ये जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये रेडियस फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 रेडियस प्लस करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो R यानी इंटर आयोनिक डिस्टेंस की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ गई है। K पॉजिटिव की वैल्यू है 133 pm और Cl नेगेटिव की वैल्यू है 181 pm। तो हमारे पास इंटर आयोनिक डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास इंटर आयोनिक डिस्टेंस की वैल्यू हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और अगर हमें R नेगेटिव फाइंड आउट करना हो तो R नेगेटिव को एक साइड पर रहने देंगे, तो जो R है उसमें से माइनस कर देंगे R पॉजिटिव को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R नेगेटिव की। इस तरीके से बहुत सारे हमने जो है फार्मूलाज, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए बहुत सारे एलिमेंट्स के रेडाई फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोवलेंट रेडाई, ठीक है। अब हमने कोवलेंट रेडाई को फाइंड आउट करना है बिल्कुल उसी मेथड से। अब कोवलेंट रेडाई बेसिकली उन एलिमेंट्स का होता है जिन्होंने दो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। अब ये देखें, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, तो हम अगर उनका रेडाई फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स हैं 2, इनके इंटर न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि R होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हमने निकाली है जो कि है 75.4 pm, ठीक है। तो ये वैल्यू है इसके इंटर आयोनिक 2 हाइड्रोजन के दरमियान जो वैल्यू है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है एंड दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन। अब अगर हमें ये R की वैल्यू पता चल गई, हमें पता है दोनों सेम है, यानी ये भी एलिमेंट H है, ये भी एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू R को हम अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक R की वैल्यू आ जाएगी R, तो जो रेडियस है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी कि हम 75.4 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 37.7 pm, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन की रेडियस की वैल्यू है। अब अगर इससे ज़्यादा मज़ीद देखें, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन आ जाता है,
और क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी फार्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम CH3Cl है। ठीक है, इसमें बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड लेंथ जो है वो हमें दे रहा है 176.7 pm, यानी बॉन्ड लेंथ मींस आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 176.7 pm। ठीक है, अब एक एलिमेंट है यहाँ पे कार्बन, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक का भी रेडियस फाइंड आउट हो जाता है तो हम जो है वो इजीली उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन जो है वो प्रोवाइडेड है, जो कि 99.4 दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रेडियस ऑफ क्लोरीन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 99.4 pm। अब हमारे पास एक फार्मूला है जिसके मुताबिक R पॉजिटिव माइनस प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू R है। ये आयोनिक फार्मूला है। इसी तरह ये था आयोनिक रेडाई फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, लेकिन इसी तरह बिल्कुल हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें पता है कार्बन की तो हम लिख लेंगे, नहीं पता तो हम इसको R ही रहने देंगे। तो अब हमें क्लोरीन का पता है, ठीक है, तो हम क्लोरीन की वैल्यू ऐड कर देते हैं जो कि है 99.4 pm और बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 176.7 pm। ओके जी, अब हमने इसको रीअरेंज करना है, जिसके बाद हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। R एक साइड पे रहने देंगे, 176.7 माइनस 99.4। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 77.3 pm, जो कि किसका रेडियस है, सेकेंड एलिमेंट कौन सा था जिसका फाइंड आउट करना था, कार्बन एटम का। ठीक है, तो ये कार्बन एटम की रेडियस आ गई है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए। तो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from its isolated gaseous atom to form a positive ion। जी, तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि चाहिए होती है जब हमें एक नॉर्मल गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम को पॉजिटिव आयन में चेंज करना होता है। जी, तो सबसे पहले इस प्रोसेस में एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आए इस चीज़ की। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले सोडियम की एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं। सोडियम जो है गैशियस स्टेट में हमने इसको सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर दिया। यहाँ पर जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ हुई है वो है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम मैग्नीशियम की एनर्जी यूज़ कर देख लेते हैं। मैग्नीशियम को हमने कन्वर्ट किया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ किया है। अब इधर जितनी एनर्जी यूज़ हुई है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो यूज़ हुई है। बेसिकली जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो
नॉर्मल अमाउंट होती है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो या उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाए, इट मीन्स कि उसकी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट हमें डबल करनी पड़ती है या बढ़ानी पड़ती है। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस पॉइंट को क्लियर करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली है क्या। हमें अगर एक एलिमेंट में से देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एलिमेंट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मुझे ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को नहीं ले रही। यहाँ पर उसके 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं इसके आउटर शेल में या वैलेंस शेल में, ठीक है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव करवाना है, तो हमें इसको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट जो है वो देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से मूव आउट कर जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी जो फर्दर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो आयन की फॉर्म में आएगी, जो कि पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। अब हर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, एक जैसी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। देखें सोडियम का यहाँ पे हमने देखा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखी है वो है 496 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम की पहली फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल पर मोल। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं कि पूरा एक पीरियोडिक टेबल की जो एनर्जी है वो मैं आपको आपके साथ तस्वीर शेयर कर देती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में पूरी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जा सकती है। उसके बाद आ जाती हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अब फैक्टर्स की बात करते हैं हम, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है रेडियस ऑफ एटम। अब एक एटॉमिक रेडियस किस तरह अफेक्ट करता है ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर देखें एक एलिमेंट है, जैसे कि एक एलिमेंट है, उसका ये रेडियस है, सॉरी उसका इतना रेडियस है, ठीक है। तो उसका वैलेंस शेल जो है वो एक शेल के बाद आता है, यानी उसके 2 शेल्स हैं और दूसरे लास्ट शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करवाना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसने इसको कितना स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ ग्रिप किया हुआ है। यहाँ पे एक फोर्स है पॉजिटिवली चार्ज की जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन की फोर्स है वो लग रही है। तो अब जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के या इस पॉजिटिव चार्ज के जितना करीब होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स से ये इसके साथ बाउंड होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें इसको रिलीज़ करवाना होगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है, हमें हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब अगर एक और एलिमेंट देख लेते हैं, ये देखें इसके 3 शेल्स हैं, तो अब एक तीसरे शेल में जाके इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसको हमने रिमूव करवाना है। तो वो इसकी निस्बत तो यहाँ से जो है इसकी ग्रिप थोड़ी कमज़ोर होगी ना, ये उस तरह से उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से ये सेकंड शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कर रहा था। इसी वजह से इसकी हीट जो है वो या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसके निस्बत कम होगी। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर जो है वो एटम। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर था, अब सेकंड फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें न्यूक्लियर चार्ज, वही बात आ जाती है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज जितनी स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट किए हुए होगा, उसको बाउंड किए हुए होगा, उतनी ज़्यादा हमें हीट अप देना पड़ेगा, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और अगर ये जो है न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम होंगे, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम होंगे, तो हमारे जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हीट जो है रिक्वायर करेगा, जिसकी वजह से हमें इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कम देकर निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट, थर्ड वाला है शील्डिंग इफेक्ट। ये आपने याद रखने हैं, सारे फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन इधर है मौजूद, वही बात के दरमियान में भी शेल्स हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स है वो उस तरह से नहीं लगने दे रहे, उस तरह से उसको अट्रैक्शन की फोर्स नहीं पहुंचने दे रहे जिस तरह ये फर्स्ट शेल पे लग रही है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी जो हमारे पास ही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन चली जाती है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो हाई होगी, अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है तो ये कम होगी, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, फोर्थ, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जी, नेचर ऑफ ऑर्बिटल का मकसद ये है कि अब आप देखें ऑर्बिट कौन सा है इसका, ठीक है। अब ऑर्बिट देखना है अगर, तो पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, कौन से ऑर्बिट में से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। तो अगर तो आप लास्ट यानी वैलेंस शेल में से करवा रहे हो तो उधर तो आपको पता है थोड़ी सी भी हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्किप निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड शेल में से रिमूव करवाना चाह रहे हो तो वो ऑर्बिट नंबर 2 में चला जाता है, उधर जो है वो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, इस वजह से आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये फैक्टर्स की बात हो गई कंप्लीट। अब आगे देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह वेरी कर रही है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम पीरियड वाइज बात करें यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अलोंग पीरियड्स, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट। वो किस तरह बढ़ती है अभी हम आगे देख लेते हैं जाके, ठीक है। अभी हमने पहले देखा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी में ये अगर पीरियड की हम बात करते हैं पीरियड वाइज, पीरियड वेरिएशंस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बात करनी है लेफ़्ट से। आपको पता है जैसे जैसे यहाँ से एलिमेंट्स मूव करते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, और इट मीन्स कि उनका प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इट मीन्स के उनका जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज़ करेगा, इट मीन्स प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन था तो एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में इतनी कशिश, इतने फोर्स के साथ बाउंड नहीं होते जितनी कशिश के साथ 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं शेल ड्रॉ करती हूँ, ये प्रोटॉन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है एक, और बाहर भी सिर्फ एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन जैसे हम आगे मूव करते हैं इस तरफ राइट साइड पे, तो यहाँ पर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, सॉरी इसमें नंबर ऑफ शेल्स पीरियड्स में इंक्रीज़ नहीं करते, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सारे शेल्स ड्रॉ नहीं कर रही। अब यहाँ पर देखें आप, इधर एक न्यू इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 4, इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात यहाँ पर जो साइंस समझने की है वो ये है कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ पर 2 टाइम्स अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर 3 टाइम्स अट्रैक्शन दे रहा है, यानी अंदर प्रोटॉन्स 3 हो गए, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर ओनली 1 था, यहाँ पर 4 हो गए। अब आप खुद देखें
आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, यहाँ पर सिर्फ उसको एक ही प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप यूज कम दोगे तो वो यही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। लेकिन आगे जैसे आप चलते हो तो यहाँ पर उस एक इलेक्ट्रॉन को दो प्रोटॉन्स की जो है वो ताकत जो है वो खींच रही है अंदर की तरफ। तो जब आपको इसको रिमूव करवाना पड़ेगा तो इस एलिमेंट की निस्बत आपको इसको हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह आपको इस एलिमेंट में और ज़्यादा देनी पड़ेगी और यहाँ पर और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी। अब आगे आज मैंने आपको रीज़न भी समझा दिया कि क्यों इंक्रीज कर रही है। अब हम पीरियड्स को समझ चुके हैं, अब हम ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। अब देखें ग्रुप में मैं यही समझाती हूँ आपको कि ग्रुप में जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह चेंज होती है। अब देखें ग्रुप में हमें पता है नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। मैं अब अगर इधर बात करूँ तो यहाँ पर अगर एक शेल था ऊपर वाले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में, तो ग्रुप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। इट मीन्स जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा ना उस पे जो पावर होगी न्यूक्लियस की वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन कम अफेक्ट कर रही होगी। तो इसलिए इसको रिमूव यहाँ से कराना इजी हो जाएगा। जैसे ही हम जो है मूव करते हैं शेल जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, एडिशन होती जाती है शेल्स की, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, तो फोर्स जो होती है अट्रैक्शन की न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में वो कम होती जाती है। तो जितना फासला ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को ईजी हो जाएगा हम उसको रिमूव कर दें। ठीक है, इसलिए हमारे पास एनर्जी भी उसको कम लगेगी उसको रिमूव करने में। तो जिसको कह सकते हैं या फिर ये जिसकी वजह शील्डिंग इफेक्ट या इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद आ जाता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी एक आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, उनकी दूसरी तीसरी यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करती हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करता है तो इट मीन्स उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और अगर मैग्नीशियम मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन कर देता है रिलीज़ तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और अब उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जो हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। और अगर हम इसकी मज़ीद देखते हैं तो इसकी मज़ीद 3 चार्जेस आ गए, इट मीन्स किसने थर्ड इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो इसकी ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है और मैग्नीशियम आयन हमने बनाना है, तो हमें हीट जो चाहिए होगी वो 738 किलो जूल पर मोल चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है जबकि मैग्नीशियम के ऊपर पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की मगर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ। अब हमने हीट को बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाए जैसे ही बढ़ाए एक पॉइंट आया जब हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितनी हो गई, 1450 किलो जूल पर मोल हुई। तो हमारी जो मैग्नीशियम थी उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब अगर एक कुछ ऐसा होता है हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं जबकि इसके ऊपर ऑलरेडी डबल पॉजिटिव चार्ज है, हमने उसको इतनी एनर्जी हीट दी मगर इसने कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं किया। फिर हमने हीट को यहाँ पर बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, 7730 किलो जूल पर मोल हम हीट को लेकर चले गए, तब जाके रिएक्शन टेक प्लेस हुआ। इसने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और मैग्नीशियम के ऊपर 3 चार्जेस आ गए। इससे आपको पता चलता है कि जब अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो तो हमें लेस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर एक ऐसा आयन जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इंतहाई मुश्किल काम है। उसके लिए आपको डबल या ट्रिपल
अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू जो न्यूट्रल एलिमेंट से आप रिमूव करवाते हो। अब इसकी रीज़न ये देख लें, रीज़न जो है वो भी देखनी पड़ती है, हर चीज़ की रीज़न देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्शंस याद नहीं करने, इसके पीछे की लॉजिक भी देखनी है। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एलिमेंट है जिसमें 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो इसके अंदर हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मैं आप इसको मज़ीद आसानी से जो है वो बताती हूँ। ये देखें, अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं अंदर, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बाहर भी 2 होंगे। ये बिल्कुल न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो प्रोटॉन्स अंदर बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है यहाँ से, तो हमने इसको 738 हीट जो है वो दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। वो किस वजह से आया? क्योंकि जो प्रोटॉन्स अंदर हैं वो उनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई, चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया नेगेटिव। तो अब इसकी जो अट्रैक्शन है वो भी रह गई, किसके ऊपर रह गई? अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, बाद में जो पॉजिटिव चार्ज था ये, इसने होल जो पॉजिटिव चार्ज थे 2, इन्होंने इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी। इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है, ये एक आयन बन गया, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसको रिमूव करवाना होगा ना, तो हमें इतनी अमाउंट बिल्कुल असर नहीं करेगी, क्योंकि अब इसने और स्ट्रिक्टली और स्ट्रॉन्गली इसको बाउंड किया हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। अब हम इसको एनर्जी डबल करके ट्रिपल करके देंगे ना, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा। इसी तरह किसी एलिमेंट के ऊपर ट्रिपल या डबल चार्ज हो ऑलरेडी और हमें उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये बात तो होगी क्लियर। इसके बाद मेरे ख्याल से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक करैक्टर है मेटालिक करैक्टर छोटा सा, वो देख लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि जो है वो भी क्लियर हो जाए। जी, तो मेटालिक करैक्टर की बात कर रही थी मैं। बेसिकली ये एक ऐसा करैक्टर है जिसमें एक जो एलिमेंट होता है या एटम होता है ना, वो ये कोशिश करता है कि वो एटम से आयन बन जाए, वो एक इलेक्ट्रॉन या जो भी है वो रिलीज़ कर दे, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक जो है इसको मेटालिक बनाती है। तो जो मेटल्स हैं वो बेसिकली उनकी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली उनकी बहुत हाई होती है एनर्जी, उनको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती हैं। जो है ना मेटलॉइड्स, ठीक है, वो इंटरमीडिएट करैक्टर है, यानी कि उनको ना हाई चाहिए ना लो चाहिए, उनको मीडियम चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। और इसके ज़रिए ना आयोनाइजेशन एनर्जी के ज़रिए हमें किसी भी चीज़ का जो है ना वैलेंसी का भी पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना, तो हमें पता चलेगा इसकी अभी वैलेंसी जो है वो पहले स्टेप पे है। यानी कि मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो O1 नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, वो होगी 141 माइनस। और अगर जो है वो मैं इसको कहूँ कि इसने इलेक्ट्रॉन एक और ऐड किया है, तो फिर इसकी O2 नेगेटिव हो जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 780 प्लस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में मज़ीद डिटेल से देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे वो जो है इफ़ेक्ट करती है एलिमेंट्स को। तो अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने अभी यही देखना था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके फैक्टर्स और ये किस तरह इफ़ेक्ट करती है, और वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स और पीरियड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।